हेलो बच्चों, मैं सुनील प्रजापति आप लोगों का आदर्श क्लास में स्वागत करता हूं। ठीक है, अब हमारा जो एग्जाम्स का सॉरी अब आप लोगों का जो एग्जाम का डेट है, यानी क्लास 9 के जो एग्जाम का डेट है वो बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। लॉकडाउन के कारण आप लोगों की बहुत सारी पढ़ाइयाँ जो है वो ठीक से हो नहीं पाई। आई होप फिर भी आप लोगों ने कुछ कुछ हद तक बहुत सारी पढ़ाई की हुई होंगी। जो चीजें छूट गई हैं उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सुनील प्रजापति अब मैं आप लोगों का शुरू से चैप्टर वाइज चैप्टर रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये जो क्विक रिवीजन है ये आपका बहुत ही जल्दी रिवीजन भी होगा। एक वीडियो में आप एक चैप्टर रिवीजन करेंगे तो आपके जितने भी साइंस के चैप्टर्स आप मान के चलिए उतने वीडियोज आपको देखने पड़ेंगे और आपका पूरा साइंस जो है रिवाइज हो जाएगा। और रिवाइज ही नहीं, साथ में आपको पूरे चैप्टर्स का नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और उस नोट्स को लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम अकाउंट को ज्वाइन करना होगा। अब वो टेलीग्राम अकाउंट मेरा कैसे ज्वाइन करेंगे इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां आप उसको ज्वाइन करें। वहां से आप अपने हर एक चैप्टर का नोट्स ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे हम लोग जो है यहाँ पर सबसे पहले अभी स्टार्ट कर रहे हैं यही अध्याय नंबर 1 यानी कि चैप्टर 1। तो इसमें हमारा जो चैप्टर सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बच्चों आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये सबसे पहला चैप्टर है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने हेडिंग में भी लिखा है, अगर आप हेडिंग को देख पा रहे हो तो लिखा हुआ है मैंने कि रिवीजन नोट्स। किसका रिवीजन नोट? वो भी साइंस का नहीं, विज्ञान का रिवीजन नोट, पहला चैप्टर। ठीक है, क्लास 10 क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मतलब बहुत ही फास्ट रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, सबसे पहले आप समझे ये जितना भी मैंने लिखा है ठीक है, ये है एनसीईआरटी का ही, लेकिन एनसीईआरटी से चीजों को उठा करके बहुत क्विक यानी कि शॉर्ट नोट्स को बनाया गया है। चलिए आइए इसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने क्या लिखा है कि ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता हो, यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता हो उसे जो है रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे परिवर्तन है ना जिनमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक। अभिकारक का मतलब होता है रिएक्टेंट, इंग्लिश में उसको रिएक्टेंट कहा जाता है और हिंदी में उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और वैसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के बाद है ना जिनका निर्माण होता है उन्हें हम लोग उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपके लिए लेकर के आया हूं, जैसे भोजन का पचना हो गया, श्वसन हो गया, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, ये भी आपका एग्जाम्पल है। आपने शुरू में आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला एग्जाम्पल यही दिया हुआ है। ठीक है, मैग्नीशियम के फीते का जलना यानी कि मैग्नीशियम आयन का जलना, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के कुछ प्रेशंस दिए हुए हैं, जैसे कि अवस्था में परिवर्तन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था का मतलब है उसकी स्टेट में चेंजेस होते हैं। सॉलिड है तो हो सकता है रिएक्शंस करने के बाद लिक्विड बन जाए, गैस बन जाए, ये सारी जो है उसकी अवस्थाओं में चेंजेस होता है। ठीक है, रंग में परिवर्तन यानी कि कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन मतलब टेम्परेचर भी चेंजेस होते हैं। और गैस का उत्सर्जन भी होता है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें गैस बाहर निकलती है। ठीक है, चलिए तो मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को और देखिए दर्शाया हुआ है कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीका है आपका शब्द समीकरण, यानी कि आप शब्दों के माध्यम से उनको दर्शा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है आपका शब्द समीकरण से ही देखो दर्शाया गया। दूसरा तरीका आपका रासायनिक समीकरण यानी कि सिंबल के मदद से किसी समीकरण को दर्शाना, सिंबल की मदद से किसी समीकरण को दर्शाना। तो यहाँ पर जो है वो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का रिएक्शन यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के रिएक्शन को यहाँ पर जो दर्शाया गया है। तो ये जो रिएक्शन में पार्ट लेने वाला पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका? ठीक है, अभिकारक, यानी कि इसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जब ये रिएक्शन हो जाता है तो ये बन जाता है ZnSO4। ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, तो ये कहलाएगा आपका गैस का उत्सर्जन यानी कि गैस का बाहर निकलना। गैस का उत्सर्जन मतलब गैस का बाहर निकलना, तो ये कहलाएगा आपका प्रोडक्ट दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा तरीका? उनके सिंबल के फॉर्म में लिखना यानी कि उनके प्रतीक के फॉर्म में लिखना। ठीक है, और एक तरीका क्या होता है, जैसे जिंक है तो इस जिंक को आप क्या करें उसके हिंदी वर्ड में लिखें, है ना, जिंक।
फिर आप लिखें सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर आप क्या लिखेंगे, आपका बना क्या, जिंक सल्फेट बना, हाइड्रोजन गैस निकला। ये सारी चीजों को लिख सकते हैं, तो एक शब्द तरीका भी इसका लिखने का होता है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे हमारा आगे का जो टॉपिक है उसमें मैंने लिखा है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो रासायनिक समीकरण यानी कि रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होता है वो केमिकल प्रोसेस की मदद से यानी कि केमिकल इक्वेशन की मदद से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो रही है, तो उसको जो हम लोग केमिकल इक्वेशन की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अभी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल रहा है, तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिल रहा है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं उसको उसके चिन्ह के फॉर्म में लिख दूं, मैं उसके प्रतीक के फॉर्म में लिख दूं, तो वो मेरा कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। वो मेरा क्या कहलाएगा, केमिकल इक्वेशन। मैंने एग्जांपल के तौर पे भी नीचे चीजें लिखी हुई हैं। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक या उत्पादों के रासायनिक सूत्र है ना, उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जब हम लोग कोई रासायनिक समीकरण लिख रहे होते हैं और फिर रासायनिक इक्वेशन लिख रहे होते हैं, है ना, केमिकल इक्वेशन जब लिख रहे होते हैं, तो उसमें जो अभिकारक होते हैं, जो एटम्स होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं की फिजिकल स्टेट को वहां पर लिखा जाता है। अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड उसके साथ में लिखेंगे, अगर वो गैस है तो गैस को उसके साथ में लिखा जाता है। ठीक है, ये सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इन बातों का आप ध्यान रखें। तो रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप हो गया, कभी कभी बहुत सारे रासायनिक इक्वेशंस ऐसे होते हैं कि रासायनिक केमिकल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिनको टेम्परेचर देना होता है, प्रेशर देना होता है। ठीक है, और वहां पर उत्प्रेरक का काम, यानी उत्प्रेरक कहने का मतलब हो गया जो आपके कैटलिस्ट होते हैं, उन कैटलिस्ट का भी मदद लेनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन उन सभी जैसे दाब है, ताप है, ठीक है, उत्प्रेरक है, उनको लिखा कहा जाता है, उनको केमिकल रिएक्शन में जो तीर होता है उस तीर के ऊपर या तीर के नीचे उनको लिखा जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना यानी इसको संतुलन कैसे किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने पढ़ा है क्लास 9 में। वो बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ना निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसीलिए किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसको बैलेंस करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी कि अभिकारक एवं उसके पश्चात मतलब उत्पाद। ठीक है, प्रत्येक तत्व के परमाणु की जो संख्या होती है वो समान होनी चाहिए, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें जो रिएक्टेंट है, ठीक है, उसमें जो रिएक्टेंट है और इधर जो प्रोडक्ट आपका बन रहा है, इधर जो रिएक्टेंट है इधर जो प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट में है ना एटम्स की संख्या, प्रोडक्ट में एटम की संख्या दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो जो केमिकल रिएक्शन है वो आपका बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के आपके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका आपका हीट एंड ट्रायल मेथड। हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड की मदद से भी किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है चरणबद्ध संतुलित करना। ठीक है, तो सबसे पहले है रासायनिक समीकरण लिखना। प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। हर एक जो सूत्र होता है, जो रिएक्शन होता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो अभिकारक होते हैं, उन हर एक अभिकारक को एक ब्रैकेट में बंद करना होता है। क्यों बंद करना होता है? क्योंकि उसकी फिजिकल स्टेट को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर वो गैस है तो वो गैस में ही रहेगा, अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड में ही रहेगा। हमको सिर्फ चेंज क्या करना होता है, उनके आगे लगे हुए नंबरों की संख्या। तो वो जो नंबरों की संख्या है वो उनमें वो क्या दर्शाती है, वो दर्शाती है उस एटम की संख्या को। ठीक है, उस एटम की संख्या को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर आयरन और वाटर है, आयरन और वाटर का जब रिएक्शन कराया जा रहा है, ठीक है, तो Fe2O3 बन रहा है और वाटर भी यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो आपका बाहर निकल रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसके बैलेंस के बारे में बात करूं तो देखिए, मैंने एक डब्बे के तौर पे समझाया। ये तत्व है जिसमें कौन कौन तत्व इन्वॉल्व है। एक तो आपका आयरन इन्वॉल्व है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो अगर मैं इधर इसके LHS तरफ बात करूं यानी कि अभिकारक वाले टर्म में बात करूं, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पर आयरन की जो संख्या है वो है 1, जो मैंने यहाँ दर्शाया, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2, जो यहाँ पर है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1। ठीक है, उसी प्रकार से उत्पाद में बनने वाले हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, ठीक है, उत्पाद में बनने वाले हाइड्रोजन की जो संख्या है वो है 2, और आयरन की संख्या कितनी है 3, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 4। तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस कैसे किया था, देखिए, सबसे पहले यानी कि चरण नंबर 3, सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की, है ना, साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। सबसे ज्यादा अधिक,
सबसे अधिक, तो सबसे अधिक आप देखें तो वो क्या है आपका यहाँ पर ऑक्सीजन का है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 4 से इसको क्या कर दिया, गुना, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है वो आपके पास 4 थे, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन के जो एटम थे वो 4 थे, इन्होंने 4 से इसको गुना किया। फिर आयरन को इन्होंने 3 से गुना किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने 3 से गुना किया, यहाँ पर इन्होंने 4 से गुना किया, ठीक है। तो सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जब वो समान होगा तभी आपका केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंसिंग कहलाएगा, ठीक है। तो 5वां चरण में क्या होता है कि अभिकारकों एवं उत्पादकों की जो भौतिक अवस्था होती है उनको जरूर लिखा जाता है, उनको आप लिखना ना भूलें, ठीक है। जैसे ठोस है तो उसके आगे उसके बगल में एस, अगर द्रव्य है तो लिक्विड, गैसीय अवस्था है तो जी, और जलीय विलयन है यानी कि एक्वस, जलीय विलयन है तो एक्वस लिखा जाता है। तो जो आपका केमिकल इक्वेशन अभी बना था वो था आपका 3Fe, ठीक है, 4H2O, ठीक है, सॉरी ये गलती हो गया, 4H2O होगा, थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। क्या बना था, 3Fe, तो ये क्या था, ये आपका सॉलिड था। सेम उसी प्रकार से आपका जो H2O बना था, ठीक है, H2 यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई की गई थी, ये आपका कैसा था, ये गैस की स्टेट में था, ठीक है। तो यहाँ से जाकर के आपका F3O4, ठीक है, ये भी आपका कैसा है, F3O4 जो है ये आपका सॉलिड होगा, ठीक है। और यहाँ से जो है बना आपका क्या चीज, H2 गैस, ये आपका गैस है। तो ये आपका पूरा केमिकल इक्वेशन यहाँ से तैयार होता है, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट चरण है यानी कि 6 स्टेप है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप है ना, दाब है या उत्प्रेरक है, कुछ को भी हम लोग तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, किसी भी केमिकल इक्वेशन की जो रेट है, केमिकल रिएक्शन की जो रेट है उस रेट को घटाता या बढ़ाता है, बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसको उत्प्रेरक कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इस बात को भी आप समझें। अब हमारा है आगे का टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। तो सबसे पहला आपका अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं कम्बिनेशन, यानी कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है, सॉरी हाँ कम्बिनेशन इसको कहा जाता है। इसमें एक या एक से अधिक, सॉरी 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो हैं वो जुड़ करके एक सिंगल उत्पाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर के एक सिंगल क्या बनाते हैं, सॉरी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, उसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी एक उत्पाद बनाते हैं, तो उसको जो हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके उदाहरण भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन और ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलकर के जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जल का निर्माण कैसे होता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल जाए तो H2 यानी कि जल का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम मोनोऑक्साइड के बारे में बात करें, ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ कॉम्बिनेशन, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चों जब भी आप एग्जाम देने जाए तो ये सब क्वेश्चंस आपके जनरली एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो भी केमिकल रिएक्शन आप याद करें, उस केमिकल रिएक्शन का आपको एक उदाहरण भी पता होना चाहिए, क्योंकि उदाहरण भी वहां पर दिया जाता है। अगर आप उदाहरण नहीं भी दे रहे हैं तो आपका आंसर जो है आधा सही होगा, मतलब आधे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसका उदाहरण उसके साथ में आप जरूर लिखें, ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब क्या होगा, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। कोई केमिकल रिएक्शन हो और रिएक्शन के बाद जो है एनर्जी बाहर निकले, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखें आप, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकले, यानी ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जब ये जलाया जाता है, जैसे मैं यहाँ पर एक रिएक्शन आपको दिखाता हूँ, ये है प्राकृतिक गैस, ठीक है। ये है अमोनिया, ठीक है, सॉरी अमोनिया बोलते हैं मीथेन गैस, ये है मीथेन गैस, और ये है ऑक्सीजन। जब मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स जो है बाहर निकलते हैं। वाटर के जो कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो बाहर निकलते हैं, जो मैंने यहाँ पर एक आपको एनिमेटेड है ना वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मीथेन गैस है, ये ऑक्सीजन है, दोनों जब आपस में मीथेन गैस को जब ऑक्सीजन पर जिसमें जलाया जाता है तो जलाने के बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस इन द फॉर्म ऑफ निकलता है।
और एनर्जी भी बाहर निकलती है, यानी कि हीट भी बाहर निकलती है। इसको समझना कैसे होता है, जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर है, उस गैस सिलेंडर को जब जलाया जाता है उसमें मीथेन गैस होती है, जब वो जलता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर के वेपर भी जो है बाहर निकलता है, कुछ वाटर का मॉइस्चर भी बाहर निकलता है, और हीट तो आप जानते हैं बहुत सारा हीट जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। हमारा इसी का एक ऊष्माक्षेपी का एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, वो है हमारा श्वेसन एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि श्वेसन अभिक्रिया एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे होती है, आप इसको बताइए, या फिर श्वेसन अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। समझ में आई बात, जबकि आप जान रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें एनर्जी बाहर निकलती है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, जिसको एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है एंडोथर्मिक, दूसरा कौन सा होता है जल्दी बताइए, दूसरा का नाम आप लोग कमेंट में जरूर मेंशन करें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हमारा श्वेसन अभिक्रिया के बारे में। तो इसमें देखिए ये है आपका क्या चीज, ग्लूकोज, ये है ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बाहर निकलता है, और ऊष्मा जो यानी कि जो एनर्जी है वो एनर्जी हमको प्रोवाइड होती है। होता क्या है बच्चों, जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे मुंह पे जाता है, फिर उस खाने को हमारे दांतों के द्वारा चबाया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको कन्वर्ट किया जाता है, वो खाना हमारे पेट के अंदर जाता है, छोटी आंत में तो और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि वो जाकर के, है ना, ग्लूकोज में धीरे धीरे, है ना, टूटते जाता है तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी बनाता है, और साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। और वो जो एनर्जी है वो बॉडी को, बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी के होते हैं, उसके लिए वो काम में आती है, इसलिए इसको जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक जो है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में कन्वर्ट होता है, उसको जो है हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई एक हमारे पास, है ना, अभिकारक है ए, ये टूट करके बी प्लस सी में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, इसको क्या बोलेंगे बताओ जल्दी से, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए तो अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल है, वो है ऊष्मीय वियोजन। एंड ऊष्मीय वियोजन कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे रिएक्शन ऐसे हैं जो एनर्जी को पहले गेन करेंगे, उसके बाद जो है रिएक्शन होता है। ठीक है, उसमें जितने भी वियोजन अभिक्रिया हैं उसमें बिना एनर्जी दिए कोई भी रिएक्शन नहीं होता, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर के जो है वो रिएक्शन आपस में ब्रेक करेगा। जैसे वाटर, अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करें, वाटर का जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक करता है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे ब्रेक करेगा, जब आप उसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तब। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट कब ब्रेक करता है, जब हम उसको हीट प्रोड्यूस करते हैं, तब जाकर के वो, है ना, किसमें ब्रेक करेगा, कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो ब्रेक करता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं आगे क्या क्या हमारे पास रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आयरन सल्फेट को लिखा है। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो मेरा आयरन सल्फेट है। ये आयरन सल्फेट को हम लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ऊष्मा, तब ये जाकर के आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आयरन के 3, है ना, जो है आयरन का जो वैलेंसी है वो 3 है, जबकि ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 होता है। तो 3 आयरन का जब वैलेंसी 3 हो तो उसको फेरिक, और जब आयरन का वैलेंसी 2 हो तो उसको फेरस कहा जाता है। ये सब चीजें भी आप पता रखें। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ठीक है, उसी प्रकार से जो फेरस, है ना, सल्फेट था, जो फेरस सल्फेट था वो आपका वैलेंसी कितना शो कर रहा था, आपका 2। यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट जो वैलेंसी 2 शो कर रहा है, इसका कलर कैसा था, हरा रंग का था ये। और जब इसमें ऊष्मा दी गई तो ऊष्मा देने के बाद जब ये ब्रेक किया तो ये जो है भूरा लाल रंग का हो गया, भूरा लाल यानी लाइट रेड कलर का जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक करता है, जब इसको ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और ये जब ये होता है ये चूना पत्थर होता है, और जब ये रिएक्शन कर जाता है तो ये बिना बुझा हुआ चूना कहलाता है बच्चों। ठीक है, चलिए अगला हमारा पार्ट है वो है विद्युत, है ना, वियोजन। विद्युत वियोजन का मतलब क्या हो गया,
इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन जो हम लोग जिसको बोलते हैं वो रिएक्शन है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए जो इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है इसमें क्या होता है कि विद्युत धारा प्रभावित होने पर ये वाला वियोजन होता है, यानी कि जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करते हैं, यानी कि जब वाटर में दो इलेक्ट्रोड्स को डुबाएंगे और इलेक्ट्रोड्स जो है वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले सोर्स से कनेक्टेड होंगे, यानी कि किसी बैटरी से कनेक्टेड होंगे, तब जब करंट जब वाटर में जाएगा तो वाटर के अंदर रिएक्शंस होते हैं, वो वाटर जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ब्रेक करने लगता है और वो अपोजिट नेचर वाले इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे और वो है जो गैस वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पर समझाया है कि जो वाटर है वो विद्युत धारा में H2 और ऑक्सीजन के फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। इसको रिएक्शन को करने के लिए आपको बहुत कुछ जरूरत नहीं पड़ती, आप घर पे भी इसके रिएक्शन को कर सकते हैं। यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से जो है वो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और ये पर्क नली है, ठीक है। ये पर्क नली देख ही रहे होंगे आप, ये पानी इसमें भरा हुआ है। ये जो पानी होता है थोड़ा एसिडुलेटेड वाटर होता है। एसिडुलेटेड वाटर कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ मात्रा को मिलाया जाता है, प्योर वाटर नहीं होता। इस पानी में हल्का सा एसिड की मात्रा को बढ़ाया जाता है। क्यों एसिड की मात्रा को बढ़ाया जाता है? इसलिए मिलाया जाता है कि जिससे इसमें H+ की आयन की संख्या बढ़ सके, जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करें तो करंट जो है वो इजिली इसमें मूव कर सके, इसलिए इसमें H+ आयन को मिलाया जाता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि एसिड को मिलाया जाता है। मैंने आप एक यहाँ पर एनिमेशन वीडियो बनाया तो आप देख सकते हैं, ये एनिमेशन वीडियो में आपको पता चल रहा होगा ये इलेक्ट्रोलाइसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है। यहाँ पर देखिए 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, और जबकि यहाँ से जो है वो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन गैस जो बाहर निकल रही है। यही रिएक्शन जो है वो आपका होता है इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में। जबकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये तो आपका एक फिगर है, इस फिगर के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस एनिमेटेड वीडियो को देखिए, यहाँ पर भी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा एनोड, देख रहे होंगे एनोड मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये कैथोड, कैथोड मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और जो मैंने रिएक्शन था वो तो मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया। फिर उसके बाद है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या होगा? जब किसी केमिकल को यानी किसी केमिकल सब्सटेंस को या फिर किसी कंपाउंड्स को हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो सनलाइट से एनर्जी को गेन करते हैं, एंड उस एनर्जी को गेन करके वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं दे कम इन द एक्साइटेड स्टेट, मतलब वो एक एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं एनर्जी को गेन करके, फिर वो अपने बॉन्ड को तोड़ करके ब्रेक कर जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हम सिल्वर क्लोराइड के बारे में बात करें तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश को गेन करने के बाद सिल्वर अलग और क्लोराइड जो है वो अलग हो जाता है। उसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड के बारे में बात करें, ये भी प्रकाश को गेन करता है और सिल्वर अलग और ब्रोमाइड जो है वो अलग हो जाता है। बच्चों कोई भी रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है, तो जो भी रिएक्शन पूछा जाए आप रिएक्शन तो लिखें, साथ में आप उसका एग्जाम्पल भी लिखें। ये दैट्स इंपॉर्टेंट वेरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के एग्जाम में मार्क्स उठाने के लिए, ठीक है। और अगर आपको डिफिनेशन पता नहीं है तो आप केमिकल रिएक्शन लिख दोगे तो आपका आंसर 100% सही होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन इज द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का आंसर का मेन पार्ट होता है आपका केमिकल रिएक्शन, तो उसको तो लिखना ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस अभिक्रिया का उपयोग है ना स्वाम यानी श्वेत फोटोग्राफी में भी होता है। ये जो प्रकाश है ना डिवीजन यानी प्रकाश वियोजन जो है, इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो हम लोग किस में, स्वाम श्वेत फोटोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। अब हमारा टाइप है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको कहते हैं इसमें समझते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में है ना अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, ठीक है, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, उसे हम जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब एक ऐसे अभिकारक जिनको तोड़ने के लिए, ऐसे अभिकारक जिनको तोड़ने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़े, एनर्जी की जरूरत पड़े, लाइट की जरूरत पड़े, ठीक है, विद्युत एनर्जी की जरूरत पड़े, यानी कि विद्युत लाइट का यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े, तो उस प्रकार के रिएक्शंस को जो है हम लोग ऊष्माशोषी रिएक्शन कहते हैं। यानी कि क्या बोलेंगे इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनको बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब एनर्जी को गेन करना, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। मतलब उनको एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन को करवाने के लिए, तब जाकर के वो रिएक्शन टेक प्लेस होता है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि मैक्सिमम, यानी कि जो मोर है ना रिएक्टेंट एलिमेंट होता है वो दूसरे कंपाउंड के एलिमेंट को, दूसरे कंपाउंड में जो मेटल एलिमेंट है उसको डिस्प्लेस कर पाता है। कब? जब वो ज्यादा रिएक्टेंट हो। अब ये क्वेश्चन यहाँ से राज होता है कि सर हम कैसे पता करें कि कौन ज्यादा रिएक्टेंट होता है कौन कम रिएक्टेंट होता है? तो आप क्या करें, रिएक्टिविटी सीरीज हो, उस रिएक्टिविटी सीरीज को आप रट जाइए, उसी रिएक्टिविटी सीरीज में आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल देखी, ये है आपका आयरन और ये है आपका कॉपर सल्फेट। तो कॉपर जो है वो आयरन से नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, इसलिए आयरन जो है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करने के बाद ये आयरन सल्फेट बन जाता है और ये क्या बन जाता है आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी जो है आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, और ये आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर क्या किया गया कि दो है ना, यहाँ पर दो रोड ली गई है। एक रोड आपका किसका है? ठीक है, एक रोड आपका किसका है? एक रोड है आपका किसका? ये दो आयरन की रोडे हैं, सॉरी ये दोनों आयरन की रोडे हैं। ठीक है, आयरन को जो है डुबाया गया किसमें, किसमें डुबाया गया? तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसमें इसको डुबाया गया। ठीक है, जब डुबा दिया गया तो डुबाने के बाद देखा गया कुछ समय के बाद इस नेल का जो कलर है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि पहले तो वो आयरन था, अब वो आयरन नहीं रहा, अब वो बन गया आयरन सल्फेट। अब वो क्या बन गया? आयरन सल्फेट, और Cu जो है वो बाहर हो जाता है, इसलिए इसका कलर क्या हो जाता है, चेंज। तो लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई है। लोहे की जो कील होती है उसमें भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, यानी कि CuSO4 के नीचे है ना कि नीले विलयन का जो रंग होता है वो है ना हरा हो जाता है, रंग हरा, यानी FeSO4 के निर्माण के कारण हो गया है, यानी कि वो धीरे धीरे हरा कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट जो है, जिंक जो है वो सल्फेट यानी कि कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर सल्फेट जो है उसके साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद जिंक सल्फेट और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाता है। यानी कि जिंक जो है वो भी आपका मोर पावरफुल होता है किससे? कॉपर से। इन सभी चीजों का आप याद रखना। ठीक है, जिंक से कॉपर अधिक क्रियाशील तत्व है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी गया है कि जिंक से कॉपर जो है वो अधिक क्रियाशील तत्व होता है। चौथा आपका टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चलिए मैंने AB लिखा, फिर मैंने लिखा यहाँ पर CD। ठीक है, मैंने AB लिखा, फिर मैंने लिखा CD, तो होगा क्या कि ये जो आयन है वो एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करने का मतलब क्या हो गया, ये बन जाएगा आपका CB और ये बन जाएगा आपका AD। इस प्रकार से जो है ये चेंज हो जाता है, यानी पॉजिटिव आयन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यानी कि जो आयन्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे सोडियम का आयन है और यह बेरिलियम का आयन है, तो सोडियम और बेरिलियम का आयन जो वो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेगा, इंटरचेंज कर लेगा, उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे बेरियम सल्फेट है ना के सफेद अभिलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए है ना हम इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाएगा? क्योंकि बेरियम सल्फेट के सफेद अभिलय अवक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है उपचयन और अपचयन। तो उपचयन और अपचयन किसको बोलते हैं? तो पहले उपचयन को समझ लीजिए। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तब उसको जो है हम लोग उपचयन कहते हैं, और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तब भी उसको हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, तो देखो इस कार्बन में ऑक्सीजन की बढ़त हुई, इसलिए क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कॉपर है ना, कॉपर, ये कॉपर है प्लस ऑक्सीजन है, ये जब रिएक्शन करेगा तो कॉपर मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ पर भी देखिए ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ना, ऑक्सीजन की जुड़ रहा है, यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया, सॉरी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, साथ में इसको क्या देंगे, हीट भी देंगे, तभी ये जो है Cu+H2O में कन्वर्ट होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ से ऑक्सीजन का क्या हुआ है, ह्रास हुआ है। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन हटा
और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन में क्या जुड़ा जाकर के, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ, जबकि कॉपर से ऑक्सीजन हटा तो इसका अपचयन हो गया। ठीक है, इस बात को भी आप दिमाग में बिठा करके रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अपचयन का मतलब क्या हो गया, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसको अपचयन कहा जाता है, या फिर जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसको भी अपचयन कहा जाता है। जैसे अभी जो रिएक्शन मैंने वहां दिखाया था आपको, सेम रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि Cu यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको जब हमने एनर्जी दी तो ये Cu में कन्वर्ट हुआ और ये वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो इसमें क्या जुड़ रहा है, ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो रहा है, इसका उपचयन हो रहा है, और इसमें हाइड्रोजन, इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम हो रही है तो इसका क्या हो गया, इसका हो गया अपचयन, मतलब रिडक्शन, इसका हो रहा है रिडक्शन, और ऊपर वाले का क्या हो रहा है, ऊपर वाले का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इस अपक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। तो इस अपक्रिया में अपचयन तथा उपचयन दोनों हो रहा है, इसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी एक ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो उसको जो है हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं बच्चों। ठीक है, समझ में आई बात। एक ऐसी अपक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों हो उस अपक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। तो इसके साथ साथ आपको इसका एग्जाम्पल भी याद रखना होगा, जब आप एग्जाम्स में लिखें तो उसका उदाहरण भी वहां पर आपको लिखना होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है दैनिक जीवन में, है ना, अपचयन अपक्रिया का प्रभाव। अपचयन कहने का मतलब हो गया ऑक्सीजन जब किसी सबस्टांस में ऐड हो जाता है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं। जैसे अगर हम लोग खाना बनाए हो तो खाना को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगा, और रिएक्शन करने के बाद उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट लेस हो जाता है, मतलब वो अब खाने लायक नहीं बचता है। ठीक है, ये हो गया। बहुत सारे मेटल जैसे आयरन है, आयरन को अगर हम खुले एरिया में छोड़ दें बिना पेंट किए तो आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और आयरन ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि उसके ऊपर रस्टिंग होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसको संक्षारण हम लोग कहते हैं, संचरण। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर समझाया हुआ भी है। संचरण का मतलब क्या हो गया कि जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कम, है ना, कमजोर आती है। जैसे हम आयरन के बारे में बात करें, ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन को उसके रिस्पेक्ट में आ जाए, उसके साथ आ जाए तो ये Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आयरन का ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है, आयरन का ऑक्साइड। और इसी को जो है हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग। ठीक है, इसी को बच्चों जो हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग का मतलब होता है जंग लगना। रस्टिंग का मतलब क्या होता है, जंग लगना। ठीक है, तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना को हम लोग क्या बोलते हैं, संचरण कहते हैं। एक चीज ये भी याद रखना कि लोहे के ऊपर अगर ऑक्साइड का परत चढ़े तो उसका कलर कैसा होगा। ठीक है, चांदी के ऊपर अगर ऑक्साइड का परत चढ़ जाए तो उसका कलर कैसा हो जाता है, चांदी का कलर कैसा हो जाता है। ये सब कलर भी तुम लोग याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं जो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपके पास यसद लेपन, यानी कि विद्युत लेपन और पेंट करके संचारण में वस्तुओं को बचाया जा सकता है। मतलब पेंट करने से, ठीक है, पेंट करने से जो है उनको हम लोग संचारण से बचा सकते हैं, यानी कि रस्टिंग से चीजों को बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो उसके बाद है आपका विकृत गंधता। विकृत गंधता का मतलब क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया, विकृत गंधता का मतलब होता है कि किसी भी, है ना, किसी भी खाद्य पदार्थ का अगर जो स्वाद है, जो उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाए तब उसको विकृत गंधता कहा जाता है। ऐसा कब होता है, जब वो खाना आपका वायु के संपर्क में आता है कुछ समय तक कंटिन्यूअस, तब ऐसा होता है। इसलिए खाने को जो है क्या किया जाता है, बचा करके रखा जाता है, यानी कि उसको एक सुरक्षित पैकेट या फिर डब्बे में पैक किया जाता है। देखिए वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसायुक्त मतलब, ठीक है, जो वसायुक्त खाने होते हैं जिसमें फैट्स होता है, ठीक है, और तेलीय वाले यानी कि जो ऑयली फ्रूट वेज आपका खाना होता है, ठीक है, उस प्रकार के जो खाने हैं वो वायु के संपर्क में आने पर, है ना, अपचयित हो जाते हैं, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जिससे उनके स्वाद में गंध परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधता कहते हैं, इसे विकृत गंधता कहते हैं।
तो विकृत घनता को रोका कैसे जाए? तो विकृत घनता को रोकने के उपाय हमारे पास हैं कि प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करें, यानी कि एक ऑक्सीकारक बर्तन आता है, आप उसका उपयोग करें, उसकी मदद से भी इसको रोक सकते हैं। एक होता है वायुरोधी बर्तन, है ना, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री को रखा जाए। एक बर्तन ऐसा आता है इसमें ऐसा खाना रख दो तो उसमें एयर अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, उसमें भी आप रख सकते हैं। दूसरा होता है कि वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी कि जो वायु घुसता है उस स्थान पर अगर नाइट्रोजन गैस को भर दिया जाए तब भी खाना जो है वो आपका सुरक्षित रहेगा। और नेक्स्ट है आपका, ठीक है, सौतलन द्वारा, सौतलन द्वारा भी आपका खाना जो है वो सुरक्षित रह सकता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपके प्रश्नों का जो है ना कलेक्शन है वो यहाँ से चालू होता है। बहुत सारे प्रश्न हैं, आप इन सभी प्रश्न को लिख भी सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहें तो आपको पीडीएफ भी जो है सभी प्रश्न का मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इन सभी प्रश्न का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा मेरे टेलीग्राम के अकाउंट में। आपको टेलीग्राम का जो मेरा अकाउंट है उसमें आपको मिलेगा पीडीएफ, ठीक है। तो मेरे टेलीग्राम के अकाउंट से जुड़ने के लिए आपको मेरे जो यहाँ पर आपको एक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जब जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा एक लिंक, उस लिंक पर क्लिक करो और क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया, मजेदार लगा, तो वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन किया हुआ, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस आप सभी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यू भी हैं, ठीक है, केमिकल इक्वेशंस भी हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी इक्वेशंस को कर सकते हैं और इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करें और कमेंट करके आप बताएं, तो मैं आपके लिए स्पेशल जो है क्वेश्चंस तैयार करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए, जो है आपका क्वेश्चन यहाँ से समाप्त हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक है वो हम लोगों को मोटिवेट करता है एक नया काम करने के लिए। इसलिए अपना कमेंट जरूर हम लोग तक पहुंचाएं और कुछ सुधार चाहते हैं वो भी आप पहुंचाएं, ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं, ठीक है, हमारे अगले वीडियो में, ठीक है, हम लोग मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय।